जय हिंद प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। आप सभी को पता है हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है स्टैटिक जीके की स्टेट वाइज, इसमें हमारा आज का टॉपिक है बिहार। बिहार काफी इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। आप सभी को पता है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर महान शासकों की बात करें, महान नेतृत्व की बात करें या फिर एजुकेशन की फील्ड में बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज देखने को मिले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, यहाँ के स्टैटिक जीके के बारे में, यहाँ के डांसेस के बारे में, यहाँ के लेक्स के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में, यहाँ की रिवर सिस्टम के बारे में, यहाँ की कैनाल्स के बारे में, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार नाम कहां से आया उसकी शुरुआत करेंगे। आइए जरा, अगर हम बिहार की बात करें और बिहार की लोकेशन की बात करें, भारत में कहां देखने को मिलेगी, आप सभी को पता है बिहार जो है भारत के नॉर्थ वाले पार्ट में, और नॉर्थ में भी एकदम नॉर्थ मोस्ट नहीं है, नॉर्थ में भी थोड़ा सा ईस्ट की तरफ। इसका मतलब अगर हम भारत को ऐसे डिवाइड करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में ये बिहार यहां पर स्थित है, आपको देखने को मिलेगा। यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार के उत्तर में, बिहार के सबसे उत्तर में ये देश देख रहे हो आप, ये नेपाल देखने को मिलेगा। तो बिहार के सबसे उत्तर में देखने को मिल जाता है आपको नेपाल। यदि बिहार के ईस्ट की बात करें तो बिहार के ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। बिहार के ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। बिहार के वेस्ट की यदि बात करें तो बिहार के वेस्ट में आप लोगों को झारखंड देखने को मिल जाता है। और यदि बात करें बिहार के साउथ की बात करें तो साउथ में झारखंड, मतलब दक्षिण में झारखंड देखने को मिलेगा। और बिहार के यदि वेस्ट की बात करें, बिहार के पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं यूपी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आप लोगों का नेपाल। नेपाल के यहाँ पर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपका जो है झारखंड वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। तो झारखंड हो गया और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश या यूपी कह सकते हैं। तो बिहार के चारों तरफ क्या क्या है मैंने बता दिया। बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है और वेस्ट में आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाता है। जानेंगे कौन सा जिला कहां से लगता है, ईस्ट मोस्ट कौन सा है, नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके नाम के बारे में। यदि हम बात करें ये जो बिहार नाम है, ये बिहार नाम कहां से आया, तो आप सभी को पता है बिहार जिसे कि बुद्धिज्म की धरती कहा जाता है, बौद्ध धर्म की धरती कहा जाता है। तो आपको पता है जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, बुद्धिज्म की हम बात करने वाले हैं, आगे सारी बातें करेंगे। जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, वो यहाँ पर भ्रमण करते थे। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी भ्रमण करते थे उसी को विहार कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर भ्रमण करते थे उसको विहार कहा जाता था। इसी का पुराना नाम विहार हो जाता है। और विहार से ही आगे चल करके ये बिहार पड़ा। तो विहार और बिहार क्या है आप लोगों को समझ आया। जो बौद्ध भिक्षुकों के भ्रमण करने की जमीन थी, जो भूमि थी, वही बिहार कहलाती थी। मतलब बिहार वो उनका भ्रमण कहलाता था और बिहार करते थे जिस एरिया में, वही बिहार कहलाया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके थोड़ा लेटर पीरियड के बारे में तो 1905 से पहले, 1905 से पहले की यदि हम बात करें, 1905 से पहले ये बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। आप सभी को पता है ना, ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब शासन कर रहे थे, जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, उस समय पर सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी, सबसे बड़ा प्रांत ही बंगाल था। चाहे लोगों के मामले में बात कर लो, चाहे एरिया के मामले में बात कर लो, जो भी आप बात करना चाहें, सबसे बड़ा प्रांत यहाँ पर बंगाल हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन बंगाल में क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया जाता है। 1905 में जो कर्जन था, इस समय वाइसरॉय, कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कह लो या फिर बंगाल का विभाजन किया जाता है। और जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया था आपको पता है। इस बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज एक हो गया था ईस्ट बंगाल और एक हो गया था वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें कौन कौन से डिवीजन थे, एक तो हो गया था आपका ईस्ट बंगाल और दूसरा जो था वो हो गया था आपका वेस्ट बंगाल। बट ये डिवीजन बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं था, क्योंकि इसके बाद में आपको पता है ब्रिटेन का राजा भारत में आया था। और जब ब्रिटेन का राजा भारत में आया था उसी के लिए सजाया गया था दिल्ली दरबार। तो 1911 की यदि हम बात करें, 1911 में सजाया गया था दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में ये घोषणा कर दी गई थी, जो दिल्ली दरबार था उस दिल्ली दरबार में ये घोषणा कर दी गई थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाएगा। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाना था, उसी समय पर अगले ही साल यहाँ पर 1912 में ये जो बंगाल है,
ये जो बंगाल है और उड़ीसा है, तो बंगाल और उड़ीसा जो है नई प्रेसिडेंसी यहाँ पर बना दिए गए, न्यू प्रेसिडेंसी यहाँ पर बना दिए गए। तो बंगाल जो बनता है वो 1912 में बनता है। 1912 में दिल्ली दरबार के बाद में नई प्रेसिडेंस के रूप में बंगाल और उड़ीसा को यहाँ पर बना दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 1912 के बाद की यदि हम बात करते हैं तो 1936 में उड़ीसा को फिर बिहार से सेपरेट, बंगाल नहीं था ये बिहार था, बाय मिस्टेक लिख दिया, देखो इधर ये बंगाल नहीं है, ये क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। तो किसको बना दिया गया था, बिहार, बंगाल में से तो बन ही रहा है, तो बिहार और उड़ीसा को बना दिया गया था। इसके बाद में बात करें तो उड़ीसा को सेपरेटेड इन 1936, सेपरेटेड इन 1936। 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है और फिर बिहार बचता है। और बिहार की बात करें तो आपको पता है 15 नवंबर 2000 को बिहार में से झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। बिहार में से जो झारखंड है उस झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है, ये भी आपसे पूछ लेता है। और बिहार में से जब झारखंड अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को, तो इसके बाद में जो आज वाला बिहार है वो देखने को मिलता है। तो बिहार की कहानी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बिहार है वो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी जो थे वो भ्रमण करते थे, उसी को विहार कहा जाता था। और विहार जहां पर करते थे उसी का नाम बिहार पड़ा और बिहार से बिहार पड़ा। यदि मैं बात करूं इसके फॉर्मेशन की तो 1905 से पहले ये बंगाल हुआ करता था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल डिवाइड किया, बट 1911 में इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया दिल्ली दरबार में। इसको कैंसिल करने के बाद जो 1912 था, 1912 में बिहार और उड़ीसा एक सेपरेट प्रेसिडेंसी बनाए गए। और 1912 में जो बिहार और उड़ीसा सेपरेट प्रेसिडेंस बनाए गए थे उनमें से उड़ीसा को 1936 में सेपरेट कर दिया गया। इसका मतलब बिहार बचता है। और 2000 में बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो प्रेजेंट डे वाला जो बिहार है ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं। यदि हम इसको जूम इन करेंगे तो ये बिहार आपको देखने को मिलेगा। ये रहा बिहार। भारत के नक्शे में बात करें तो ये जो बिहार है वो ये इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये बिहार की आपका बाउंड्री हो जाती है। बिहार की यदि हम बात करेंगे तो इस 101 इसमें अनुमंडल देखने को मिलेंगे और 38 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी कैपिटल आप सभी को पता है क्या हो जाती है, जिसकी कैपिटल आप सभी को पता है पटना हो जाती है। क्या है, पटना हो जाती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया बिहार के नॉर्थ में नेपाल स्थित है, बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश स्थित है, बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल स्थित है, बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल स्थित है और बिहार के वेस्ट में झारखंड स्थित है। तो ये वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं जो बिहार यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इससे संबंधित कुछ बातों को लिखते हैं और समझते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी ये स्टेट्स में करा रहा हूं स्टैटिक जीके के रूप में, इनको आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। और आपको पता है भाई ने जो वादा कर दिया है वो पूरा निभाया जाएगा। आपको सारे स्टेट्स कराए जाएंगे और याद भी कराया जाएगा, लेकिन उसको थोड़े से एफर्ट्स तो खुद भी करने पड़ेंगे। और जब खुद करने पड़ेंगे तो इनको मेरे साथ लिखते रहो, नोट करते रहो जो जो बातें मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बिहार एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, बिहार के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कैसे, वो अभी आप समझ जाएंगे। बिहार की यदि मैं बात करूं तो ये जो बिहार है इसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितनी लेंथ है ये आपसे पूछ लेता है। तो इसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की बात करूं तो ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। बुद्धिज्म की गौतम बुद्ध की लेंथ कब हुई थी, 483 BC। तो 483 किलोमीटर यहाँ पर ईस्ट से लेकर के वेस्ट की हो जाएगी। और यदि नॉर्थ से लेकर के साउथ की बात करूं तो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। बिहार जो फैला हुआ है वो नॉर्थ से साउथ तक कितना फैला हुआ है, 345 किलोमीटर फैला हुआ है। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक बिहार की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 483 किलोमीटर हो जाती है। ये भी अति महत्वपूर्ण बात हो जाती है, कई बार आपसे पूछ लेता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, पटना, बेगूसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, सब हम पढ़ने वाले हैं। बक्सर जहां पर
लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध आ रहा है 1764 का जो हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में, है ना, ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब के बीच में, उसको भी हम जानेंगे। चलिए आते हैं आगे की तरफ। तो ये हो जाता है बिहार, जिसमें आपको 38 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने नॉर्थ से लेकर के ये तो बता दिया कि यहाँ पर कितनी लेंथ होगी, ये 345 किलोमीटर बता दी और ये 483 किलोमीटर बता दी। लेकिन आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली रेखा जिसको 0 डिग्री कहा जाता है, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा निकलती है इसको 0 डिग्री कहा जाता है, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। और लैटिट्यूड क्या करती है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक हो जाता है नॉर्थ और एक हो जाता है साउथ। कौन सा लैटिट्यूड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। तो पृथ्वी जो 0 डिग्री है वो बांट देती है। फिर ऊपर की साइड जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके साउथ में आते हैं तो 90 डिग्री साउथ। और जैसे ये रेखाएं लेटी हुई रेखाएं तो इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, वैसे ही करके यहाँ पर खड़ी हुई रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, क्योंकि खड़ी होंगी तो ये लंबी दिखेंगी, इसका मतलब है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग दिखेंगी ये, तो लॉन्गिट्यूड। ऐसे करके 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से नॉर्थ साउथ होते हैं, बट इसमें क्या है, ईस्ट और वेस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत कहां पर आता है, यहां पर आता है। इसका मतलब भारत पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, भारत पृथ्वी के तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यदि बात करें लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो पूर्व में स्थित है या पश्चिम में, तो भारत पूर्व में स्थित है, भारत यहां कहीं स्थित है। तो यहां पर अगर मैं लॉन्गिट्यूड बनाऊं 0 डिग्री तो वैसे जाएगी। इसका मतलब भारत पृथ्वी के कौन से पार्ट में पड़ता है, यहां से नॉर्थ हो गया और इधर से ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसका मतलब लैटिट्यूड भी नॉर्थ वाला होगा और जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट वाला होगा। लैटिट्यूड नॉर्थ वाला होगा यहां पर और लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाला होगा। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा है। यदि मैं भारत में बिहार की बात करता हूं तो बिहार यहां कहीं पड़ता है। तो बिहार के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, नीचे से, ईस्ट से और वेस्ट से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो बिहार में अगर मैं हाईएस्ट लैटिट्यूड की बात करूं तो वो यहां से गुजर रहा होगा। हाईएस्ट लैटिट्यूड की मैं बात करूं तो वो यहां से गुजर रहा होगा, बिल्कुल गुजर रहा होगा। और यदि लोएस्ट की बात करूं तो वो यहां से कहीं से गुजर रहा होगा। यदि मैं लोएस्ट की बात करूं तो वो यहां से कहीं से गुजर रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल यहीं से गुजर रहा होगा। तो जो हाईएस्ट लैटिट्यूड है बिहार में वो कौन सा देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है, देख रहे हो लैटिट्यूड, तो 27 डिग्री, कैसे पढ़ते हैं इसको, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। अच्छा इसमें क्या है, जो पर्टिकुलरली बिहार की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको तो इसको याद रखना है, बाकी लोग नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, बट एक बार देख लीजिए। तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड इसको कहा जाता है। और साउथ में कितना हो जाएगा, 24 डिग्री, कितना हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। अब सुनना जरा, आपको पता है जो ये लैटिट्यूड होते हैं इनके में एक के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। इसीलिए तो आपने देखा 24 से लेकर के 27 तक लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस है। और 3 डिग्री के हिसाब से कितना हो गया, एक में 111 तो 333 किलोमीटर हो गया। और 333, लेकिन यहां पर कुछ मिनट भी एक्स्ट्रा हैं, 20 मिनट और वहां पर है 31 मिनट, तो यहां पर 11 मिनट भी तो एक्स्ट्रा हैं। और जब 11 मिनट का निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 11 किलोमीटर के आसपास ही। तो ये 345 किलोमीटर कहां से आया, जो अभी मैंने बताया था, ये 345 किलोमीटर कहां से आया पता है ना, 3 डिग्री में कितने, 133 किलोमीटर, लगभग 11 मिनट से भी थोड़ा सा ऊपर है तो 11 मिनट के आसपास वो हो जाते हैं। मैंने बताया ना 11 मिनट का अंतर है तो 11 मिनट ये हो गए, तो ये 344 पॉइंट समथिंग बैठेगा, क्योंकि यहां पर कुछ सेकंड्स का भी अंतर है। तो यहां 15 सेकंड है, यहां 10 सेकंड है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया, 333 प्लस 11 मिनट का अंतर हो गया, और कुछ सेकंड का है तो उसको हमने 12 मिनट मान लिया। तो यहां पर 333 प्लस 12 मिनट, इसीलिए तो ये 345 किलोमीटर निकल के आया। इसको हम कैसे निकालते हैं, लैटिट्यूड से, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है। यहां पर समझ गए बात को, आ जाओ जरा। अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो भारत का लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, बिहार का लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं कहां से कहां तक है देखना जरा। एक तो यहां पर देखने को मिलेगी और एक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लॉन्गिट्यूड की यदि हम बात करते हैं तो जो ये वाली रेखा है ये आपको पता है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड,
और ये वाली जो रेखा है ये कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपका 83 मिनट 19 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड, ये आपको रेखा देखने को मिलेगी। तो ये बिहार की एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है मैप के हिसाब से, ईस्ट नॉर्थ में कहां पर है और ईस्ट में कहां पर है, ये मैंने आपको बता दिया। जो बिहार है जो यहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन क्या हो गई, चारों तरफ से कौन कौन सी लॉन्गिट्यूड रेखाएं कौन सी हो गई और लैटिट्यूड रेखाएं कौन सी हो गई, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि इसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक लेंथ कितनी हो जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के। तो हमने बिहार का नाम की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले तो हमने ये देख लिया। इसके बाद हमने देख लिया कि इसके नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में आपका झारखंड है और वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश है। ये चारों बातें देख ली थी हमने। एक बार फिर देख लो दोबारा से, कोई दिक्कत है तो। क्या बताया मैंने, नॉर्थ में आपका नेपाल है, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ में आपका झारखंड है और वेस्ट में आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद में हमने बात करी इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन के बारे में, जो कि पर्टिकुलर बिहार की एग्जाम देने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, बिहार के जिलों के बारे में। देखिए बिहार में बेसिकली 38 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे क्या सर ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भाई, देखो सारे तो नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर बिहार का एग्जाम देगा तो उसको तो एक बार को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जितना जरूरी होगा वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, लेकिन छोड़ेंगे भी कुछ नहीं। आइए जरा, तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर? 38 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। यदि बात करें इनके डिविजन्स की तो आपको 101 अनुमंडल देखने को मिलेंगे। अब अनुमंडल्स पर नहीं, पहले हम ध्यान देते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट्स पर। डिस्ट्रिक्ट्स पर ध्यान दिया जाए तो ईस्ट मोस्ट, सबसे जो ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट है, सबसे जो ईस्ट में जिला पड़ जाएगा, ये आपको पता है किशनगंज पड़ जाएगा। अगर आप जिले के हिसाब से बांटे तो यहाँ पर सबसे ईस्ट में किशनगंज पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा अभी बताऊंगा। अगर सबसे नॉर्थ मोस्ट की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण पड़ जाएगा, वेस्टर्न चंपारण पड़ जाएगा। और यदि बात करें वेस्ट मोस्ट की तो वेस्ट मोस्ट में यहां पर कौन सा है, कैमूर पड़ जाएगा। और साउथ मोस्ट की बात करें यहां पर तो जो गया डिस्ट्रिक्ट है वो गया जिला पड़ जाएगा साउथ मोस्ट। सबसे ईस्ट में कौन सा जिला है, किशनगंज है, सबसे वेस्ट में कैमूर है, सबसे नॉर्थ में वेस्टर्न चंपारण और सबसे साउथ में गया है। सर याद नहीं हुए, कोई बात नहीं, नहीं हुए तो अभी तो याद करवाए भी नहीं, अभी तो सिर्फ बताया है। याद तो अगली वाली स्लाइड में करवाऊंगा ना आपको, अभी तो सिर्फ बताया है। ध्यान से सुनो, आ जाओ जरा, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ में इसको मिटा करके हम अपनी तरफ से लिखते हैं। पहले हम इसको मिटाते हैं नेपाल को, अब हम अपना नेपाल लिखेंगे, है ना। चलिए तो यहां पर कौन देखने को मिला आपको, यहां पर आपको देखने को मिला नेपाल, ये हो गया आपका नेपाल। अब नेपाल से कौन कौन से जिले मिलते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सुनो जरा, जैसे मैंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको वेस्ट चंपारण। आपको पता है गांधी जी जब भारत में आ गए थे, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह ही चंपारण था। गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण था। अब हम चंपारण से बिहार को याद रखेंगे और यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। जब हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण के भी दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो इस साइड में कौन सा होगा, ईस्ट होगा, और यूपी वाली साइड में वेस्ट होगा। तो यूपी वाली साइड से शुरू कर रहे हैं तो वेस्ट चंपारण, एक याद कर लीजिए यहां पर सिर्फ एंड सिर्फ वेस्ट चंपारण। अच्छा देख रहे हो बिहार में सबसे ऊपर की साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ऊपर की साइड में आपका ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका वेस्ट चंपारण। क्या देखा हमने, सबसे ऊपर की साइड में वेस्ट चंपारण हो गया। इसीलिए तो मैंने कराया था अभी, सबसे नॉर्थ मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है वेस्ट चंपारण। क्लियर है, चलिए आ जाइए। अच्छा एक काम करते हैं, नेपाल को भी फिल कर दें क्या, बुरा थोड़ी मानेगा नेपाल अगर हम नेपाल को यहाँ पर इस कलर से फिल कर दें, ठीक है ना। नेपाल कोई दिक्कत है नहीं है, या छोड़ो यार, नेपाल को दूसरा कलर करते हैं। आओ कौन सा किया जाए आप बताओ, ये वाला करें, चलो ये ठीक है, नेपाल हो गया। अब नेपाल के साइड में यदि हम बात करें, नेपाल में सबसे नॉर्थ मोस्ट में तो वेस्ट चंपारण था, और जो वेस्ट चंपारण था यही नेपाल में शुरुआत करता है। क्या हो जा रहा है,
अब सुनो जरा, ईस्ट वेस्ट चंपारण के बगल में ये कौन सा जिला दिख रहा है आपको? ईस्ट चंपारण। तो ये हो गया ईस्ट चंपारण। एक देखा हमने वेस्ट चंपारण, एक देखा हमने ईस्ट चंपारण, ये दोनों जिले हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट कौन सा जिला दिख रहा है आपको? तो नेक्स्ट आपको जो जिला दिखेगा वो दिखेगा आपको ये सीतामढ़ी। अगर मैं बात करूं शिहोर की, जो शिहोर है ये देख रहे हो, ये नेपाल से बॉर्डर टच नहीं कर रहा, इसलिए हम बात करेंगे सीतामढ़ी की। जो ये सीतामढ़ी है ये बॉर्डर टच करता है। तो तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट हुआ वो हुआ सीतामढ़ी। लिखते चलेंगे इनको। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बाद में ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बाद में सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो देख रहा है मधुबनी। तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? मधुबनी। मधुबनी के बाद में अगला जो दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बताना क्या आपको भी यही सेम दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है सुपौल। कौन सा हो गया? सुपौल। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, नेक्स्ट हो गया सुपौल। सुपौल के बाद की यदि हम बात करें, सुपौल के बाद में कौन सा दिखाई दिया? तो फिर दोबारा से हमको दिखाई दिया अररिया। ठीक है ना? तो अररिया जो है वो दिखाई दिया। अररिया के बाद में नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, बताओ जरा कौन सा? तो नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है अररिया के बाद में ये किशनगंज। अब देखना जरा, नेपाल से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं? देखो जरा, नेपाल से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, काउंट करेंगे तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सीतामढ़ी, एक वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा हो गया मधुबनी, पांचवा हो गया सुपौल, छठवां हो गया अररिया और सातवां हो गया किशनगंज। कौन सा हो गया? सातवां किशनगंज। तो आपसे जब पूछे कि नेपाल के साथ में बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। और वो 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी वेस्ट चंपारण से। शुरुआत कहां से होती है? वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण के बाद में, भाई देखो मैं बड़े प्यार से और बड़े धीरे धीरे आपको करा रहा हूं, तो आपको भी इसको उतने ही प्यार से पढ़ना है और रिवीजन करना है। वेस्ट चंपारण के बाद में जब हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के बाद में यदि हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद में हम बात करते हैं तो मधुबनी आ जाता है। सीतामढ़ी के बाद में मधुबनी आ जाता है। मधुबनी के बाद में सुपौल आ जाता है। सुपौल के बाद में अररिया आ जाता है, अररिया। और अररिया के बाद में लास्ट किशनगंज आ जाता है। किशनगंज पश्चिमी चंपारण, इसके बाद में पूर्वी चंपारण, इसके बाद में आपने देखा सीतामढ़ी, इसके बाद में आपने देखा मधुबनी, मधुबनी के बाद में हमने बात करी सुपौल की, सुपौल के बाद में हमने बात करी अररिया की, और अररिया के बाद में हमने बात करी किशनगंज की। अब यहां से कौन कौन सी बातें निकल करके आती हैं ये बात और देखेंगे। ऐसा कौन सा जिला है बिहार का जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ में भी? वेस्ट बंगाल देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है यही तो वेस्ट बंगाल है। अगर हम बात करें यहां पर कि ये जो रीजन है ये वाला, ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो वो आपका किशनगंज ही हो जाता है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें सबसे ईस्ट मोस्ट जिला, जो हमने यहां पर लिखा था सबसे ईस्ट मोस्ट कौन सा हो गया? किशनगंज। दो बातें देख ली हमने कि सबसे ऊपर वाला हमने देखा चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, और सबसे ईस्ट मोस्ट हमने कौन सा देखा? किशनगंज। कौन कौन सी बातें देखी? सबसे नॉर्थ मोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न चंपारण ये रहा यहां पर, और सबसे ईस्ट मोस्ट की बात करें तो किशनगंज हो गया। और किशनगंज याद रखना नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। वेस्टर्न चंपारण आपको पता है नेपाल और यूपी, क्या? नेपाल और यूपी दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट जिला है ये किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? एक तो यूपी के साथ में करता है, दूसरा नेपाल के साथ में करता है, और जो सबसे ईस्ट मोस्ट है ये किसके साथ में करता है? एक तो नेपाल के साथ में करता है और दूसरा आपका वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आ जाइए।
जाइए जरा, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आपसे क्या करता है, 4 डिस्ट्रिक्ट दे देता है, कोई से भी इनमें से 4 दे दिया और बोलेगा कि इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाओ या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाओ। तो अगर आपने इनको देखा है और पढ़ा है तो आप इनको लगा सकते हो 2-4 बार रिवीजन। अब आप कहोगे कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक तो बता दूं आपको, बट फिर इस राज्य में बताऊं, दूसरे में, तीसरे में, और इस राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट में शॉर्ट ट्रिक। आप इतनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक याद रखना सही बात नहीं है। जहां जरूरत लगेगी मुझे, मैं बता दूंगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पर भरोसा नहीं करता हूं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लंबी कुछ चीज हो रही है, नहीं याद हो पा रही है, वहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो। बाकी सबसे ज्यादा रिवीजन आप करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। रिवीजन 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 इज द की टू सक्सेस, हमेशा, जैसा मैंने आप लोगों से कहा है। तो ये हमने देख लिया नॉर्थ पोर्शन। अब हम बात करते हैं नॉर्थ पोर्शन के बाद में ईस्ट की तरफ। चलिए आते हैं ईस्ट की तरफ। और ईस्ट में कौन सा हो जाता है? ईस्ट में आपने देखा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, बात करते हैं। यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल से कौन कौन से जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, आइए देख लेते हैं। ये तो रहा वेस्ट बंगाल। अब आपको क्या क्या दिख रहा है वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता हुआ? तो आपने कहा कि वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हुए मुझे सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है किशनगंज। कौन सा दिख रहा है? किशनगंज। तो आओ यहाँ पर किशनगंज लिख ही देते हैं। जब आपको दिख रहा है, आपको गलत थोड़ी दिख रहा होगा यार, आपको दिख रहा है तो सही होगा। तो सबसे पहला तो कौन सा हो गया? किशनगंज हो गया। अच्छा बताना जरा, किशनगंज के बाद में दूसरा कौन सा दिख रहा है? किशनगंज के बाद में मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपको शायद से जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा पूर्णिया, है ना? देखो पूर्णिया बेशक यहां तक फैला हुआ है, लेकिन जो ये पूर्णिया है, यहां से एक काम करो, रुको 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 रुको, ठीक है ना? ये हो गया पूर्णिया। पूर्णिया की यदि हम बात करें तो ये जो पूर्णिया है, अब देख रहे हो किशनगंज के नीचे आया पूर्णिया। पूर्णिया अभी वेस्ट बंगाल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये पीले वाले से टच हो रहा है ना, और पीले वाला वेस्ट बंगाल है, तो इसका मतलब पूर्णिया वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच कर रहा है। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पूर्णिया। कौन सा लिखेंगे? पूर्णिया। और पूर्णिया के नीचे कौन सा दिख रहा है? आओ जरा देखते हैं, फिर से देखने की कोशिश करते हैं, नजरें लगाते हैं अपनी, है ना? अब इसके बाद में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है काठियार। आपको ये दिख रहा है क्या? बताना जरा। काठियार। तो मुझे तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा? इसके बाद में तो फिर झारखंड वाला रीजन शुरू हो गया। ये क्या है? ये झारखंड है। तो हमने कहा कि वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं? अगर हम बात करें ऊपर से, नॉर्थ से शुरू करें, तो सबसे पहले हो जाता है किशनगंज। किशनगंज के बाद में हो जाता है पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद में हो जाता है काठियार। कौन सा? काठियार। समझ गए? काठियार समझ रहे हो? और नीचे की साइड से जब हम जाते हैं, साउथ की साइड से, दक्षिण की साइड से जब हम जाते हैं, तो काठियार हो जाएगा, देन पूर्णिया हो जाएगा, और देन उसके बाद में किशनगंज हो जाएगा। आई होप ये तीनों आपको समझ आए होंगे। तो इसका मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल के साथ में कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं? बिहार के 3 जिले। वेस्ट बंगाल के साथ में बिहार के 3 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। आइए जरा अगला बात करते हैं। अगला क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं यूपी के बारे में। हमने नेपाल देख लिया, हमने वेस्ट बंगाल देख लिया, अब हम यूपी की बात करते हैं। अगर हम यूपी के बारे में बात करें, पहले चलिए इसको फिल कर देते हैं। यूपी ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, अगर हमने फिल भी किया है तो लिख भी देते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। अब यूपी से कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर कर रहा है? अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है देखेंगे। नेपाल को हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत? बुरा तो नहीं मानेगा नेपाल? अरे मान भी जाएगा तो क्या हुआ? यहाँ पर हमें अपने राज्य लिखने हैं या नेपाल को लिखना है? आओ जरा देखो। अब सुनेंगे जरा यूपी से कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के। मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे सबसे पहले, शायद आपको भी यही दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट चंपारण। तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया वो दिखाई दिया पश्चिमी चंपारण। थोड़ा सा और पेन तुम पतले हो जाओ। तो कौन सा राज्य दिखाई दी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दिया? पश्चिमी चंपारण।
यदि मैं पश्चिमी चंपारण के बाद में बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है गोपालगंज। आपको भी ये दिख रहा होगा। इसका मतलब वेस्ट चंपारण एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और जो नेपाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद में जो दूसरा आया वो आया आपका गोपालगंज। दूसरा कौन सा आया, गोपालगंज आया। गोपालगंज के बाद में यदि हम बात करें तो जो तीसरा आया वो कौन सा आया, तीसरा देखेंगे, तीसरा जो राज्य आया वो आया आपका सिवान। कौन सा आया, सिवान। अति महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट यार, मेरे माइंड से भी स्लिप होकर के राज्य निकल जा रहा है, ठीक है ना, सुनना जरा। तो तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट आया उसका नाम हो जाता है सिवान। सिवान के बाद में यदि हम और आगे चलते हैं तो और आगे आप पाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा सारण। कौन सा हो जाएगा, सारण। तो लिखेंगे सिवान, सिवान के बाद में हो जाएगा सारण। यदि सारण के बाद की बात की जाए, सारण से अगला वाला जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर भोजपुर। कौन सा हो गया, भोजपुर। नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, तुम आओ यहाँ। ये हो गया आपका भोजपुर। तो सारण के बाद में आप लिखेंगे भोजपुर। यदि भोजपुर के बाद की बात की जाए तो भोजपुर के बाद में अगला कौन सा दिख रहा है आपको, अगला मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका बक्सर। आपको भी ये दिख रहा होगा। अगला कौन सा है, अगला वाला है बक्सर। ये रहा बक्सर, जहां बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बताना जरा बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगले वाले की यदि मैं बात करूं तो जो अगला वाला है बक्सर के बाद में जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा, कौन सा बताओ, कौन सा कलर लें, ये वाला ले लें, ये ले लेते हैं। बक्सर के बाद में जो दिख रहा है वो है कैमूर, नहीं भोजपुर। भोजपुर के बाद में बक्सर और बक्सर के बाद में कैमूर। भोजपुर के बाद में हो गया बक्सर और बक्सर के बाद में हो गया कैमूर, और कैमूर के बाद में कौन सा हो गया, कैमूर के बाद में दिख रहा है आपका रोहतास। कौन सा दिख रहा है भाई, रोहतास। रोहतास, ये रहा रोहतास। तो आपने क्या देखा, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए जो बाउंड्री शेयर करते हैं यूपी के साथ में। सबसे पहला तो वेस्ट चंपारण हो गया। वेस्ट चंपारण के बाद में दूसरा गोपालगंज हो गया, तीसरा सिवान हो गया, चौथा सारण हो गया, पांचवा भोजपुर हो गया, छठवां बक्सर हो गया, सातवां कैमूर हो गया और आठवां रोहतास हो गया। इसका मतलब बिहार के 8 राज्य, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यदि पूछे कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ में, वेस्ट चंपारण, और साउथ मोस्ट बॉर्डर शेयर करने वाला रोहतास हो जाता है। अगर रोहतास से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। ऊपर से आएंगे तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। आपको एक बात बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में कि जो ये सारण और भोजपुर है, आपसे पूछा जाता है यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में पूछा गया है रिसेंटली कि वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर के, जिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की एंट्री पर गंगा नदी एंटर करती है। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में से बॉर्डर शेयर करते हुए, क्वेश्चन क्या था, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में से बॉर्डर शेयर करते हुए गंगा नदी एंटर करती है। आंसर क्या था यहाँ पर, सारण और भोजपुर हो जाते हैं। तो गंगा नदी इन्हीं दोनों के बॉर्डर से होकर के गुजरती है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ आ गया, यूपी के साथ में 8 डिस्ट्रिक्ट, नेपाल के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट, इधर वेस्ट बंगाल के साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट। अब बचा झारखंड। तो चलिए झारखंड की बातें और कर लेते हैं थोड़ी सी। कौन सा राज्य बचा, अब बचा हमारा झारखंड। क्लियर है, चलिएगा। ये जो आप देख रहे हो इसी को झारखंड कहेंगे। ये जो आप पीला पीला सा देख रहे हो इसी को झारखंड कहेंगे। और जो ये पीला पीला सा झारखंड है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। इसके साथ साथ में जिले कौन से हैं,
अगर हम जिलों की बात करें, इसके पास साथ साथ में कौन से देखने को मिले, सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है जिसको हम रोहतास कहते हैं। कौन सा जिला कहते हैं? जिसको हम रोहतास कहते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाता है। रोहतास के बाद में यदि हम दूसरे की बात करें तो औरंगाबाद हो जाता है। यदि हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीसरे की बात करें तो गया हो जाता है। यदि हम चौथे की बात करें यहाँ पर कौन सा है, तो आपका जो है नवादा हो जाता है। यदि हम पांचवें की बात करें यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, तो पांचवा डिस्ट्रिक्ट आपको जो देखने को मिलता है वो आपका जमुई हो जाता है। जमुई के बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ये वाला बंका हो जाता है। बंका के बाद में यदि हम बात करते हैं तो बंका के बाद में फिर से आपको देखने को मिल जाता है भागलपुर। भागलपुर के बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है काठियावाड़। क्या क्या देखा आपने? आपने देखा कौन कौन से राज्य हो गए, एक बार काउंट भी कर लेते हैं। आपने कहा कि सबसे पहले जो पड़ता है वो रोहतास पड़ता है। इसमें हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, और जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले रोहतास हो गया, रोहतास के बाद औरंगाबाद हो गया, इसके बाद में तीसरा गया हो गया, चौथा आपका नवादा हो गया, पांचवा जमुई हो गया, छठवां बंका हो गया, सातवां भागलपुर हो गया और आठवां काठियावाड़ हो गया। क्या समझे? पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवां जमुई, छठवां बंका, सातवां भागलपुर और आठवां काठियावाड़ हो गया। इसका मतलब क्या है? झारखंड के साथ में बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार सारे ही देख लेते हैं। अगर हम सारे यहां पर लिखने की कोशिश करें तो नेपाल के साथ में कितने बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? इसके बाद में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के साथ में, और इसके बाद में हम बात करेंगे झारखंड के साथ में। तो नेपाल के साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ में आपके 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी के साथ में 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, और नहीं नेपाल के साथ में 7 थे, वेस्ट बंगाल के साथ में 3 थे, उत्तर प्रदेश के साथ में 8 थे और झारखंड के साथ में ये थे। ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं बिहार के जो अपना अपना बॉर्डर शेयर करते हैं बाकी सभी से। और मैंने बता ही दिया, ऊपर में नेपाल हो गया, ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट में यूपी हो गया और साउथ में झारखंड हो गया, जो 2000 में बिहार से अलग हो गया था। तो आई होप आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स समझ आए होंगे। समझ आए? तो चलिए कुछ बिहार से संबंधित बातें कर लेते हैं। अब पहले तो ये बात देखिए कि यहां पर हमने देखा सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा हो गया, यहां पर आपने देखा चंपारण हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर किशन नगर हो गया, जो मैंने बताया था ना अभी आपको। देखो यहां पर ये रहा सबसे यहां पर सदर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण हो गया, यहाँ किशनगंज हो गया, साउथ में गया हो गया और इधर कैमूर हो गया। ये आप जो है यहां पर भी देख सकते हो। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला वाला है क्या, सुनते हैं। प्रश्न क्या, टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिहार एन इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है? बिहार एन इंट्रोडक्शन हो जाता है। क्या कहता है ये, सुनिएगा। बिहार एक परिचय। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट हो जाता है, बौद्ध का तीर्थ स्थल हो जाता है। इसीलिए मैंने बताया था ना, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो यहाँ भ्रमण करते थे, उसी को विहार बोला जाता था, विहार करते थे। और विहार जहाँ करते थे वही विहार बना, और जो विहार बना वही बिहार बना। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका नाम आता है। यदि बिहार की कैपिटल की बात की जाए तो पटना हो जाती है। पटना बिहार की राजधानी हो जाती है। कहाँ पर पड़ती है? ये देखिए, ये जो देखने को मिलेगा ना आपको यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो देखने को मिलेगा पटना, ये है, ये बिहार की राजधानी हो जाती है, जिसको कि आप पटना कहते हैं। पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में भी। फिलहाल के लिए आप आ जाइए। तो बिहार की राजधानी हो गई पटना। अगर हम बात करें स्टेट एनिमल बिहार का कौन सा हो जाएगा, तो बुल हो जाएगा। ये 1 लाइनर हो जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो बिहार का स्टेट एनिमल है वो बुल बैल हो जाता है। यदि स्टेट बर्ड की बात करें तो वो स्पैरो हो जाती है। बिहार का राजकीय पक्षी स्पैरो आपको देखने को मिलेगा। स्टेट सिंबल की बात करें, यदि राजकीय चिन्ह की बात करें तो वो बोधि ट्री
हो जाता है, तो बोधि ट्री है वो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है बिहार का। यदि यहां से आगे की बात करें स्टेट फ्लावर की, जो मैरीगोल्ड है, जो गेंदा है, वही बिहार का स्टेट फ्लावर हो जाता है, जिसे गेंदे का फूल आप कहते हैं। स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल हो जाता है। आप सभी को पता है पीपल के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन से तो बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो पीपल का पेड़ हो जाता है निरंजना नदी के तट पर, है ना। अब सुनिए, ऑफिशियल लैंग्वेज की यदि बात की जाए तो हिंदी हो जाती है और सेकंड जो है उर्दू हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। क्या 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो वेस्ट चंपारण का है। सबसे ज्यादा एरिया किसका हो गया, वेस्ट चंपारण। अभी आपने मैप में देखा सबसे बड़ा वही दिख रहा था, तो सबसे ज्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया। सबसे ज्यादा एरिया वाला वेस्ट चंपारण हो गया, अभी हमने देख लिया। जो कि सब आपसे ये भी पूछ सकता है बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है और अपना बॉर्डर नेपाल और यूपी के साथ शेयर करता है, या बिहार का सबसे ज्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट किस किस देश के साथ या किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी और नेपाल कह देंगे। नेक्स्ट अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम एरिया वाला शिवहर हो जाता है। तो सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बिहार का शिवहर हो जाता है। यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो राजधानी है वही हो जाता है, एकमात्र मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, पटना हो जाता है। अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाला, और ये सारे आंकड़े मैं बता रहा हूं 2011 के अकॉर्डिंग, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। यदि आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला, तो ये आपको पता है शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा, अगर हम बिहार के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो बिहार का लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा 63.82%। दूसरी बात, यहां मेल लिटरेसी हो जाती है 76.39%, वीमेन लिटरेसी काफी कम है 53 है। देखो ओवरऑल भी कमी है, 63% है। मेल लिटरेसी फिर भी ठीक है कि 76 है, मुकाबले फीमेल लिटरेसी के। फीमेल लिटरेसी तो काफी कम है, 53% आपको देखने को मिलेगी। बिहार की यदि हम बात करें कंट्री में लिटरेसी रेट के मामले में 28वां स्थान है। समझ लीजिए आप कितना पिछड़ा है अभी, थोड़ा लिटरेसी के मामले में हमको यहां पर काम करने की जरूरत है। तो 28वां स्थान हो जाता है बिहार का लिटरेसी के मामले में। अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेल लिटरेसी, हाईएस्ट मेल लिटरेसी आपको रोहतास में देखने को मिलेगी और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी आपको रोहतास में ही देखने को मिलेगी। तो रोहतास लिटरेसी के मामले में आपका आगे है। अगर लोएस्ट लिटरेसी की बात करें तो मेल लोएस्ट लिटरेसी, सबसे कम पढ़े लिखे जो पुरुष हैं वो आपको पूर्णिया में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम पढ़े लिखे या फिर कह सकते हैं कम साक्षरता की बात करते हैं, सबसे कम साक्षरता महिलाओं के मामले में जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है वो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये वन लाइनर फैक्चुअल्स हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो फिर टाइम ही वेस्ट होगा। इनको तो आप लिखेंगे और एक बार इसको मैप के थ्रू याद कर लेंगे। मैप में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बता दिया। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपने पटना कहा। मैंने कहा जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, जितने एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग किस में रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से शिवहर हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो कैमूर हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अगर सेक्स रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है गोपालगंज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एग्जैक्ट पूरे बिहार का सेक्स रेशियो कितना था, है ना। चलो आ जाओ जरा, बिहार के सेंसस की बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अगर मैं 2011 में बिहार की पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 10.4 करोड़ थी, ठीक है ना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10.4 करोड़ थी। अगर प्रेजेंट के हिसाब से बात की जाए, आप कहो प्रेजेंट टाइम में कितनी हो चुकी होगी, तो 13 करोड़ प्लस हो चुकी है। क्या 13 करोड़ प्लस हो चुकी है बिहार की पॉपुलेशन। आपको पता है 2011 के बाद में सेंसस हुआ नहीं है, जो 2021 वाला है वो 2024 के लिए टल गया है, तो आपका ये तो हुआ है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आपको जो यहाँ पर अनुमानित बताई जा रही है वो बताई जा रही है 13 करोड़ से प्लस हो चुकी होगी, 10.4 करोड़ पहले थी। खैर फिलहाल सुनिए जरा, टोटल मेल पॉपुलेशन बिहार की बात की जाए तो यहां पर मेल पॉपुलेशन 52% है, जो 10.4 करोड़ है उसमें से 52.14% मेल पॉपुलेशन है और 47.86 फीमेल पॉपुलेशन। इसका मतलब मेल पॉपुलेशन बिहार में ज्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सुनो, टोटल शेयर ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, पूरे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 8.60% है ना। यूपी में तो खैर है ही है, यूपी की तो सबसे
सबसे ज्यादा 22 करोड़। मैं बात कर रहा हूं बिहार जो है, बिहार की पॉपुलेशन पूरे देश की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 8.60% है। बिहार की रैंक कितनी आती है पॉपुलेशन के मामले में? 3rd रैंक आ जाती है। नेक्स्ट बात करें मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैंने बता दिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है पटना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है पटना, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। अगर हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन वाला शेखपुरा, ये अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो याद रखना बिहार में 88%, क्या कहा मैंने? बिहार में 88% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, 88.7%, मतलब लगभग 89%। और शहरों में कितनी रहती है? 11.29% के लगभग 11% ही। लगभग 11% पॉपुलेशन कहाँ रहती है आपका? शहर में रहती है। चलो, तो ये हुआ कुछ वन लाइनर्स। ये क्या हो गया? कुछ वन लाइनर्स हो गया। अब हम बात करते हैं अगला। देखो अगला क्या है। अगला यहां पर आता है रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी राज्य के लिए जो रिवर सिस्टम है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है रिवर से रिलेटेड जब जब क्वेश्चन आता है तो तब आप जो है कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मैं आपको एग्जाम में आने वाली सारी रिवर्स को कराने वाला हूं, वो भी बड़े प्यार से और बड़े ही धीरे धीरे। आपने रिसेंटली उत्तराखंड की जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को, पंचप्रयाग के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपको वो भी समझ आया होगा। और आपको करना क्या है, जो मैं ये रिवर सिस्टम आपको कराता हूँ इसी को 2-3 बार बना लेना। जब भी मन करे, यार पेन तो आपके पास होता ही है, लिया रफ पेपर कहीं भी मिला बना दिया, किसी भी स्टेट का रिवर सिस्टम लिया बना दिया। जब मन, यार फ्री बैठे हो आप, रोड पे चल रहे हो, ऑटो में बैठे हो, कहीं भी, चलो एक बार रिवर सिस्टम बना देते हैं, चलो रेलवे जोन्स बना देते हैं, है ना। तो जो भी जब भी मन करे यार, पेन हमेशा अपने साथ रखा करो। मेरे पास हमेशा एक पेन होता है, मेरे को जो भी लगता है, चाहे मेरे को याद है नहीं याद है, मैं लिख देता हूँ उसको। लिखने से क्या है, वो चीजें और ज्यादा कंठस्थ हो जाती हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो जब भी समय मिले कुछ ना कुछ बनाते रहा करो, ठीक है। आ जाओ जरा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। अगर मैं बिहार के रिवर सिस्टम की बात करूं, जो बिहार है ना, बिहार के रिवर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो यहां से ये जो है, ये बिहार का रिवर से, गंगा रिवर यहां से गुजरती है। और जब गंगा रिवर यहां से गुजरती है, तो गंगा रिवर जब यहां से गुजरती है तो ये बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 पार्ट्स कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है गंगा रिवर के नॉर्थ वाला, और एक हो जाता है गंगा रिवर के साउथ वाला। एक हो गया गंगा रिवर के नॉर्थ वाला और एक हो गया गंगा रिवर के साउथ वाला। अब इससे होता क्या है, बेसिकली, एक सेकंड, अच्छा ठीक। अब इससे होता क्या है, जो ऊपर वाली नदियां हैं वो भी आकर के गंगा में मिल जाती हैं, और जो नीचे वाली नदियां हैं ये भी जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, बिहार जो है, बिहार ऊपर की तरफ से भी झुका हुआ है। इसका मतलब बीच वाला जो रीजन है बिहार का, वो नीचे हिस्से पर है, और इस साइड से भी ऊंचा है और इस साइड से भी ऊंचा है। तो दोनों साइड से ऊंचा है, और बिहार में नीचे की साइड में वैली टाइप से मान लो, बीच वाला जो हिस्सा है बिहार का वो नीचा है। तो इधर की नदियां भी अपना पानी लाके गंगा में छोड़ देती हैं, और साउथ की नदियां भी पानी ला करके गंगा में छोड़ देती हैं। मतलब बिहार के साउथ की, साउथ इंडिया की नहीं कहा, मैंने कहा बिहार के साउथ पार्ट की। तो मैंने आपको जो रिवर्स को कराया वो कुछ इसी प्रकार से कराया है, बिहार के नॉर्थ पार्ट की नदियां और बिहार के साउथ पार्ट की नदियां। अब सुनना जरा, होता क्या, और बिहार में इतनी ज्यादा बाढ़ क्यों आती है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, आइए सुनते हैं। पहले हम थोड़ा सा बिहार का मैप खोलते हैं, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, इंडिया जहां पर दे रखा हो। अब सुनना जरा, ये हो गया बिहार। इस बिहार में क्या होता है, मैंने कहा कि बिहार के बीचों बीच से यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। चलो ये तो गुजर गई। अब होता क्या, यहाँ की नदियां भी अपना पानी ला करके इसमें छोड़ देती हैं, और यहाँ की नदियां भी अपना पानी ला करके इसमें छोड़ देती हैं। तो मैंने कहा दोनों साइड से ये जो बिहार है वो ऊपर की साइड में है, और ये पानी ऐसे आ रहा होता है। अच्छा, दूसरा आपको पता है नॉर्थ इंडिया, अगर हमने अभी थोड़े ही दिन पहले उत्तराखंड भी पढ़ा था, और जब हमने उत्तराखंड पढ़ा था तो देखा था, तो यहाँ की वाली जो नदियां हैं वो भी अपना पानी इस तरफ लेकर के आएंगी। इसका मतलब भारत
भारत का जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो भी ऊंचा है, तभी नदी पानी क्यों लेके जाती है, क्योंकि ऊंचे से नीचे की तरफ जाती है, तो इधर की नदियां जो अपना पानी लेकर कह रही हैं वो भी ला रही हैं। इसका मतलब इस साइड में ऊंचा है, बिहार नीचा है, इधर की नदियां वो भी बिहार में पानी ला रही हैं, इधर की नदियां वो भी बिहार में पानी ला रही हैं, तो बिहार में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फ्लड जैसी समस्याएं अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। बिहार का सोरो या शोक नदी जिसे कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है आपका जो है कोसी रिवर को, क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन समझो इतना ज्यादा पानी बिहार में क्यों होता है, क्योंकि इधर की नदियां भी ले गई, इधर की भी ले गई, जो ऊपर से नदियां आ रही थी वो भी ले, और सारा का सारा पानी बिहार में ले आई। अब बिहार का जो पानी है इधर से तो बहुत ज्यादा नीचा था, चलती चलती आ रही थी, लेकिन बिहार से यहाँ पर अरेबियन सी की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको ढलान देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां से पानी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो ये बिहार में जमावड़ा देखने को मिलता है। क्यों है, क्या है ये कहानी, सारी कहानी आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले मैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे, फिर हम साउथ फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। आइए अपने टॉपिक पर आ जाइए। अब जो है रिवर सिस्टम, और जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे बनाते रहना। तो ये जो नदियां हैं ये नॉर्थ की तरफ से फ्लो करती हैं, और ये जो नदियां हैं ये साउथ की तरफ से फ्लो करती हैं। और क्या क्या है इनसे संबंधित चीजें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ब्लू से बना दें, चलो इससे बना लेते हैं। ये जो नदी है इसका नाम क्या है, पहले तो आप मुझे वो बताइए भाई। इस नदी को कहा जाता है गंगा। क्या कहा जाता है, गंगा। बस एक बात याद रख लो, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गंगा नदी है वो बिहार को लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्थ और एक आपका साउथ। क्या देखा, जो गंगा नदी है वो बिहार को लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर पूछे गंगा नदी जो कि 2525 किलोमीटर बहती है, ये बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, तो इसकी बिहार में जो टोटल लेंथ है, जो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है, ये है 445 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने एक चीज देख ली कि जो ये गंगा नदी है ये बिहार में टोटल 445 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करती है। क्या देखिए, जो गंगा नदी है ये बिहार में टोटल 445 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज हमने ये देखी, अभी अभी मैंने आपको कराया था मैप पर कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे कौन कौन से थे, एक था सारण और एक था भोजपुर। कौन कौन से थे, एक था सारण। जब गंगा नदी एंटर करती है तो इन दोनों का बॉर्डर बनाती है, तो सारण और जो भोजपुर है इनका बॉर्डर बनाती है। तो याद रखेंगे यहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक तो हो गया सारण और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया भोजपुर। तो आपसे जब पूछे वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर बनाते हुए गंगा नदी बिहार में एंटर करती है, वो दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक सारण हो गया और एक भोजपुर हो गया। बहुत बढ़िया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अब सुनो जरा, अब यहाँ पर हम एक एक करके रिवर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम एक एक करके रिवर्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली रिवर आपने कहा कौन सी आएगी, तो आपने कहा सबसे पहली रिवर ये रही आपकी घाघरा नदी। क्या, घाघरा नदी। आप मुझे बताएंगे इसको यूपी में क्या कहते हैं। तो जो ये घाघरा नदी है ये यहां पर देखने को मिलेगी। क्या नाम है इसका, घाघरा। घाघरा रिवर ये सारण में ही जाकर के, ऐसे कर लो इसको, सबसे पहली जो नदी देखी हमने वो देखी घाघरा। घाघरा नदी कहां जाकर के गंगा में मिलती है, ये सारण में ही जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा में प्रभावित होकर के अपने जल को गंगा को दे देती है। तो सबसे पहले हमने जो बॉर्डर पर शुरू किया, ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है भाई, आप सभी को पता है, इस स्टेट का नाम है यूपी। तो यूपी और बिहार, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर प्रवाहित होने वाली सबसे पहली नदी हो जाती है घाघरा। इस बात को आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, समझ गए। तो सबसे पहली नदी कौन सी हो गई, सबसे पहली नदी हो गई घाघरा। क्लियर।
आई बात समझ में? नेक्स्ट दूसरी नदी की हम बात करते हैं। दूसरी नदी की हम बात करें तो ये यहां पर बहती है, ये भी बॉर्डर बनाती है। अब ये जो बॉर्डर बनाती है वो यहां से ये बहती है, और इस नदी को हम बोलते हैं गंडक। क्या बोलते हैं? ये नदी कहलाती है गंडक रिवर या गंडक नदी। कौन सी नदी हो गई है? पहलेजा घाट जो है, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पहलेजा घाट, वहीं पर आकर के ये मिल जाती है, तो गंडक रिवर हो गई। क्या हो गई? गंडक रिवर। इसके बाद में जो तीसरी रिवर आती है, उस तीसरी रिवर का नाम है बूढ़ी गंडक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका बूढ़ी गंडक। ये दोनों बातें याद रखना, गंडक और बूढ़ी गंडक। अच्छा, गंडक की यदि मैं बात करूं तो गंडक नदी से संबंधित एक प्रश्न है, वो क्या है? ये जो गंडक नदी है ना, इसी पर एक नहर पड़ती है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी नहर। बहुत ही फेमस नहर है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर पड़ती है? गंडक नदी पर। कौन कौन सी नदियां देखी हमने अभी तक सिर्फ 3 ही नदियां देखी। 3 में से 2 ऐसी नदियां हैं, देखो इसने भी बॉर्डर बनाया और इसने भी बॉर्डर बनाया, तो 3 में से 2 ऐसी नदियां हैं जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। सबसे पहली हो गई आपका घाघरा रिवर, जो यूपी बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। दूसरी वाली हो गई गंडक। गंडक नदी भी यहाँ पर यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। तीसरी रिवर हमने पढ़ी, अच्छा गंडक की ही त्रिवेणी नहर यहाँ पर देख ली कि गंडक नदी में से निकलती है। तीसरी नदी हमने देखी बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक भी यहाँ पर तीसरी ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा नदी की। बताओ कहानी समझ आई या फिर नहीं आई? आ गई है? चलें फिर आगे हैं। अच्छा देखो, फिर इसके बाद में जो नदी आती है वो आती है इसी पेन से बना देते हैं। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है बागमती। कौन सी नदी हो गई? बागमती। बागमती नदी के बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम है कमला नदी। कौन सी हो गई? कमला नदी। और एक और नदी आती है जिसका नाम है, रेड पेन से बना देते हैं चलो, जिसको हम बोलते हैं कोसी रिवर। कौन सी रिवर बोलते हैं? कोसी रिवर। ये हो जाती है आपकी कोसी रिवर। अब ये कोसी रिवर अति महत्वपूर्ण रिवर है। कोसी रिवर क्यों है अति महत्वपूर्ण रिवर? सुनना जरा। ये अति महत्वपूर्ण रिवर इसलिए है, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कोसी रिवर, बागमती रिवर, कमला रिवर, ये दोनों भी अपना पानी कोसी रिवर को दे देती हैं, और ये कोसी रिवर जो है आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। हनुमान नगर से एंटर करती है। आपसे पूछ लेता है ये जगह क्या है? इसका नाम है हनुमान नगर। अब बात सुनना मेरी, जब ये कोसी रिवर आती है तो ये कोसी रिवर अपना पानी गंगा में देती है, बट ये क्या है? ये अपना रास्ता चेंज करती रहती है। ये जो कोसी रिवर है, कभी ये यहां से बहेगी, ये जो कोसी रिवर है कभी ये यहां से बहेगी, कभी ये यहां से, कभी ये यहां से, ऐसे करके, तो ये अपना रास्ता चेंज करती रहती है। इसका पता ही नहीं रहता आज यहां से बह रही है, कल दूसरी साइड से बहने लगेगी, परसों तीसरी साइड से बहने लगेगी। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्लड अक्सर आता रहता है, यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। तो कोसी रिवर इतनी ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है, इसकी कोई हद नहीं है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ आने का भी अलग ही कारण है, क्योंकि आपको पता है ये जो नदियां होती हैं इनमें सिल्ट आ रहा होता है। सिल्ट मतलब समझो सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं, वो नदी की निचली, नदी जितनी गहरी होती है, मैंने कहा ये नदी है तो ये क्या है, ये आपको पता है गहरी चल रही होगी, लेकिन जब इसमें नीचे आकर के सिल्ट जमा हो जाएगा, सिल्ट जमा हो जाएगा तो नीचे वाला एरिया तो घेर लिया, लेकिन पानी तो उसका वही है। अब पानी वही है तो वो पानी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो चारों तरफ फैलने लगेगा तो वो दूसरे एरिया से जाने लगेगा, और जब दूसरे एरिया से जाने लगेगा तो वहां पर आ जाएगी बाढ़। और कोसी नदी तो इतनी खतरनाक बाढ़ लेकर के आती है, देखना जरा। आपने देखा होगा ना, यहाँ पर ये घरों में पानी घुस गया, ये देख रहे हो आप, ये जो घर
रहे हैं, यहाँ से कई बार लोगों को अपना गांव शहर छोड़ करके जाने पड़ते हैं, क्योंकि अपना रास्ता बदल लेती है, पता ही नहीं होता आज यहाँ से चल रही है, कल को वहां से बहने लगेगी कोसी रिवर, इसीलिए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रकार से ये देखो आप, ये पूरा गांव का गांव और जो शहर है किस प्रकार पानी में डूब गया, यहाँ पर घरों की क्या हालत है, छतों तक कैसे रहेंगे इसमें। आपने देखा बिहार में फ्लड की बहुत ज्यादा समस्या है, तो फ्लड से अब हम इस पर कभी चर्चा करेंगे बाद में कि कैसे बिहार को फ्लड से बचाया जा सकता है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनको बिहार में करने की जरूरत है। देखो इसकी वजह से, फ्लड की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, तो उनको पता है हमें फ्लड से नहीं पता कब बाढ़ आ जाएगी, कब हमारी कंपनियों में पानी भर जाएगा। इसी वजह से तो बिहार के रीजन में इंडस्ट्रीज नहीं देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज देखने को नहीं मिलती हैं। वहां पर आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन फ्लड की बड़ी समस्या है जिस वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार ये बाढ़ आ जाती है। ये आप कोसी रिवर देख रहे हो, तो कोसी रिवर में इस कदर पानी भर जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, अपना रास्ता बदलती रहती है, काठियावाड़ में आकर के मिलती है। अगर इसके बाद में एक और नदी की बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदी हो जाती है, इसको कहा जाता है महानंदा। यहां से एक रिवर आती है, इसका नाम है महानंदा। महानंदा, अगर महानंदा की बात करें तो महानंदा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, वो कौन सी नदी है जिसके ईस्ट में बंगाली स्पीकिंग और वेस्ट में हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं। मतलब ये कैसे डिवाइड करती है बॉर्डर को, ये कुछ इस प्रकार डिवाइड करती है कि ईस्ट में तो बंगाली स्पीकिंग लोग मिल जाते हैं और वेस्ट में हिंदी स्पीकिंग लोग मिलते हैं इसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बॉर्डर को डिसाइड करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार देखने को मिला है। आगे चली जाती है, इसका नाम है महानंदा। तो हमने कौन कौन सी देखी, जो है रिवर्स देखी नॉर्थ बिहार की, सुनेंगे जरा एक बार। हमने देखी, एक तो देखा घाघरा रिवर जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, दूसरी हमने देखी गंडक नदी जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। अच्छा, गंडक नदी कोई नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कहीं पर लिखो तो लिख लो नारायणी रिवर, नारायणी नदी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो नारायणी रिवर या गंडक नदी। इसके बाद हमने देखा बूढ़ी गंडक, इसके बाद में हमने देखा बागमती, कमला मिल जाती हैं, पानी दे देती हैं कोसी को, और कोसी रास्ता बदलती रहती है, इसीलिए हमने इसके इतने सारे ये डिविजन्स बना दिए। इसके बाद में हमने बात करी महानंदा के बारे में। तो ये हो गई नॉर्थ बिहार की कुछ प्रमुख नदियां। अब इनकी भी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी, बट मैंने आपको प्रमुख मेन रिवर्स हैं। ऐसे तो आप देखोगे तो बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं, लेकिन मुख्य यही है जहां से ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अब मुझे कैसे पता है कि यहीं से देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने वेरियस एग्जाम्स को देखा है, उनको चेकआउट किया है, तब मुझे पता है, उनको एग्जामाइन किया है, तो मुझे पता है कि ये नदियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आइए बात करते हैं हम वेस्ट की, साउथ की तरफ से या दक्षिण की तरफ से बहने वाली नदियों के बारे में। दक्षिण की तरफ से बहने वाली एक नदी हो जाती है जो आकर के मिलती है इसमें, जिसका नाम है कर्मनाशा रिवर, जिसका नाम हो जाता है कर्मनाशा, जिसका नाम है कर्मनाशा रिवर। आपको देखने को मिलेगी जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर बना देती है, जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, जिसका नाम है कर्मनाशा रिवर। ये आप देख रहे हो, ये बिहार वाले रीजन हो गया, और ये आप देख रहे हो ये यूपी वाला रीजन हो गया। तो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, जिसका नाम है कर्मनाशा रिवर। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको देखने को मिलेगी। कर्मनाशा के बाद में हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट रिवर, जिसका नाम है सोन रिवर। कौन सी नदी देखने को मिली, यहां पर देखने को मिली आपको सोन रिवर। कर्मनाशा रिवर हो गई, फिर हो गई सोन रिवर। इसके बाद में हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है फाल्गु रिवर। ये भी अति महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी देखने को मिलती है, फाल्गु, फाल्गु रिवर, फाल्गु नदी कह लो या फिर फाल्गु रिवर कह लो। अच्छा, इसी फाल्गु की ट्रिब्यूटरी हो जाती है जिसको आप बोलते हैं पुनपुन रिवर। क्या बोलते हैं, पुनपुन। इसी फाल्गु में आकर के यहां पर मिल जाती है, जिसका नाम है पुनपुन रिवर। पुनपुन, ये भी आपसे पूछ लिया था, पुनपुन रिवर कहाँ आकर मिलती है, तो पुनपुन रिवर भी फाल्गु रिवर में मिल जाती है, जो कि साउथ की तरफ से आकर के गंगा को पानी देती है। इसके बाद में यदि बात करें तो आपको देखने को मिलेगी धाधर रिवर। कौन सी, धाधर। धाधर रिवर के बाद में यदि बात करें तो कुइल रिवर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी रिवर, कुइल रिवर। ये भी आपसे पूछ लेता है, कुइल रिवर। कौन सी रिवर हो गई, ये हो गई आपकी कुइल रिवर, कुइल नदी। और इसके बाद में और लिख लो एक और, अजय रिवर। कौन सी हो गई,
अजय रिवर हो गई। कौन कौन सी नदियां हो गई एक और फटाफट से दोबारा से देखते हैं। अगर साउथ की तरफ से बहने वाली में बात करें तो पहली हमने देखी कर्मनाशा रिवर, कर्मनाशा के बाद देखी हमने सोन रिवर, इसके बाद में हमने देखी पुनपुन जो मिल जाती है फाल्गु रिवर, तो पुनपुन और फाल्गु रिवर देखी। इसके बाद में हमने दादर रिवर देखी, इसके बाद में हमने कुइल रिवर देखी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुइल रिवर के बाद में हमने अजय रिवर देखी। तो ये हो जाती हैं आपका रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, और ये सारी ला करके गंगा को अपना पानी दे देती हैं और गंगा बहती जाती है। एक क्वेश्चन आता है गंगा सबसे ज्यादा बिहार के, अगर मैं पूछूं गंगा सबसे ज्यादा बिहार के कौन से जिले में बहती है, तो आप लिखेंगे जो गंगा है वो बिहार में, जो गंगा है वो बिहार में सबसे ज्यादा पटना में बहती है। कहां पर? पटना में। कितना? 99 किलोमीटर। तो पटना में सबसे ज्यादा दूरी तक बहती है गंगा रिवर, जिसका नाम है 99 किलोमीटर। समझ गए? तो एक बार देख लेते फिर से। घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा रिवर हो गई। साउथ की बात करेंगे, साउथ बिहार की तरफ से जब आती है तो कर्मनाशा हो गई, कर्मनाशा के बाद में सोन हो गई, पुनपुन हो गई, फाल्गु हो गई, दादर हो गई, कुइल हो गई और अजय हो गई। एक बार बना लेते हैं इसको। चलिए आइए जरा अलग से बना लेते हैं। अगर मैं इसको अलग से बनाने की बात करूं तो मैं कहूंगा आपसे ये जो नदी है ये हो गई आपकी गंगा। कौन सी नदी हो गई? ये हो गई आपकी गंगा रिवर। कौन सी नदी हो गई ये हो गई आपकी गंगा। अब देखना जरा, ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली, एक ही पेन से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें घाघरा रिवर आ गई, घाघरा के बाद में ये कौन सी आ गई? घाघरा। नाम एक साथ लगेंगे। गंडक आ गई, बूढ़ी गंडक आ गई, बागमती आ गई, थोड़ा नीचे कर लेंगे, बागमती आ गई, बागमती के बाद में कमला आ गई, और यहाँ पर जो है ये वाली कोसी आ गई। इस कोसी के बाद में यहाँ पर सीधी सी महानंदा आ गई। इनके नाम लिख देते हैं। कौन कौन सी देखी? सबसे पहले हमने देखी घाघरा, घाघरा, घाघरा के बाद घाघरा, घाघरा, घाघरा के बाद में हमने जो है गंडक देखी, गंडक के बाद में हमने बूढ़ी गंडक देखी, बूढ़ी गंडक देखी, बूढ़ी गंडक के बाद में हमने जो है बागमती देखी, बागमती देखी, बागमती के बाद में हमने कमला देखी, कमला के बाद में हमने कोसी देखी, और कोसी के बाद में हमने महानंदा देखी। कौन सी देखी? महानंदा। अगर हम साउथ की तरफ से देखें तो साउथ की तरफ से आपने कौन कौन सी देखी? साउथ की तरफ से आपने सबसे पहले जो देखी वो देखी आपका कर्मनाशा रिवर देखी, उसके बाद में सोन रिवर देखी, कर्मनाशा रिवर देखी, उसके बाद में सोन रिवर देखी, पुनपुन रिवर देखी, फाल्गु रिवर देखी, दादर रिवर देखी, कुइल रिवर देखी और अजय रिवर देखी। कौन कौन सी हो गई? ध्यान से सुनेंगे जरा और लिखेंगे। सबसे पहले हमने देखी कर्मनाशा, कर्मनाशा, इसके बाद में हमने देखी सोन रिवर, इसके बाद में हमने देखी पुनपुन रिवर, इसके बाद में हमने देखी फाल्गु रिवर, फाल्गु, फाल्गु के बाद में हमने देखी दादर रिवर, दादर रिवर, इसके बाद में हमने देखी कुइल रिवर, और कुइल के बाद में हमने देखी अजय रिवर, अजय रिवर, अजय नदी। समझ में आई कहानी? बताओ जरा फटाफट से, समझ में आई कहानी? और ये हो गई गंगा, और गंगा जाकर के यहाँ कौन सा डेल्टा बनाती है? यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ये हो जाता है हमारा उत्तर। आई बात समझ में? ये हो गया आपका बिहार का रिवर सिस्टम। जो ये कोसी रिवर है इसी को आपका शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक यदि बात करें किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये रिवर सिस्टम हो गया। आइए जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। आई होप आपको चीजें कुछ कुछ समझ आई होंगी। ये नॉर्थ की रिवर्स हो गई और ये साउथ की रिवर्स होंगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको आप कॉपी पर बनाएंगे। ये आपने देखा कोसी, आप इसको कॉपी पर बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेशनल पार्क्स के बारे में। देखिए, वैसे तो एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ में बर्ड सेंचुरीज भी हैं। तो मैंने आपको जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो बर्ड सेंचुरीज हैं, इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट से हैं वो सारे कराने की कोशिश की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करूँ तो एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपको, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लो क्योंकि एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, और एकमात्र जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो भी कहां पर देखने को मिलेगा, वेस्ट चंपारण में। कहां पर, पश्चिमी चंपारण कह लो या फिर वेस्ट चंपारण कह लो। दूसरी बात, वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी भी है, वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी भी है जो आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगी। ये 1978 में बनी थी, वो 1990 में बना था, ठीक है ना। ये भी कहां देखने को मिलेगी आपको, वेस्ट चंपारण में। आप लोगों को पता है क्या करना है, जितनी भी मैं करा रहा हूं एक बार बस इनको देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट तो इसमें से एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। बट बर्ड सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछी जाती हैं, और खास करके स्टेट एग्जाम की बात करेगा तब तो पूछ ही लेता है, तो आप इनको याद कर लेंगे। लिखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इनके नाम लिखते चलो। अगला देखो, अगला क्या है। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, गौतम बुद्ध जी को गया में हुई थी, इसलिए ये वाली कहां देखने को मिलेगी, गया बिहार में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कनवार झील बर्ड सेंचुरी की, गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी गया में, कनवार झील बर्ड सेंचुरी की बात करें तो बेगूसराय में। कहां पर, बेगूसराय, बेगूसराय में। अगर हम बात करें कैमूर सेंचुरी की, तो कैमूर तो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कहां पर देखने को मिलेगी, एक तो देखने को मिलेगी कैमूर में, है ना, एक तो देखने को मिलेगी कैमूर में, और कैमूर के साथ साथ बगल में ही कौन सा था, रोहतास, तो रोहतास में। कैमूर और रोहतास, इन दोनों में ही देखने को मिलेगी आपका कैमूर सेंचुरी। तो कैमूर सेंचुरी कहां देखने को मिलेगी, एक कैमूर था, आपको पता है सदर्न साइड में, इस साइड में जब हमने बिहार की बात करी तो बिहार के ये वाला जो हिस्सा है जो यूपी से और झारखंड से टच होता है, वहां पर हमने देखा था ना कैमूर और रोहतास, तो वहीं पर देखने को मिलेगी आपका कैमूर सेंचुरी। अगला देखो, विक्रमशिला, ये तो गंगा डॉल्फिन, ये तो भागलपुर में देखने को मिलेगा। विक्रमशिला, तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, भागलपुर में। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में हो गई। इसके बाद में बात करें भीमबाध सेंचुरी, तो भीमबाध सेंचुरी कहां पर हो जाएगी, मुंगेर में। भीमबाध सेंचुरी हो जाएगी मुंगेर में, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी हो गई भागलपुर में, और भीमबाध सेंचुरी हो गई आपका मुंगेर में। इसके बाद में यदि बात करता है तो उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, ये भी आपको जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वेस्ट चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण है, ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिल जाएगी। कहां पर, पश्चिमी चंपारण में। लिखो फटाफट से। तो भागलपुर में आपको देखने को मिली आपका विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, भीमबांध सेंचुरी मुंगेर में देखने को मिली, और उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलें। अगला क्या है, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी। तो पंत वन्य प्राणी सेंचुरी कहां देखने को मिलेगी, जो जाना जाता था आपका एजुकेशन के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो नालंदा में देखने को मिलेगी। हम बात करने वाले हैं अभी नालंदा विश्वविद्यालय की भी, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहां पर देखने को मिलेगी, नालंदा में। नेक्स्ट सुनो जरा, अगला क्या है। अगला आपसे पूछ रहा है कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ये तो दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है, दरभंगा में। दरभंगा में ये देखने को मिल जाती है। इसके बाद में बात करें नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी और नागी डैम, तो नक्ती डैम और नागी डैम ये दोनों ही आपका, नक्ती डैम और नागी डैम ये दोनों ही जमुई में देखने को मिलेंगी। कहां पर, जमुई में। तो नक्ती डैम और नागी डैम याद रखना, नक्ती और नागी डैम ये दोनों ही जमुई में देखने को मिलेंगी। तो ये हो गए आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज। तीनों में से जो भी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क तो एक ही था, मैंने बता दिया, वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में। इसके बाद जो बर्ड सेंचुरी थी और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, है ना, वो सारे के सारे अभ्यारण्य मैंने आपको करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां तक हमने क्या क्या देख लिया, यहां तक हमने सबसे पहली बात तो एक ओवरव्यू देख लिया। इसके बाद में हमने इसमें आपका ओवरव्यू देखा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ली, बॉर्डर्स कहां कहां से लगते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हमने उसकी बात कर ली। इसके बाद में हमने रिवर सिस्टम की बात कर ली। इसके बाद में हमने नेशनल पार्क्स की बात कर ली। अब आ जाओ जरा यहां से आगे की बात करते हैं। यहां से आगे फर्स्ट इन बिहार, छोड़
छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारा ही करा के मानेंगे। फर्स्ट इन बिहार आपसे पूछा जाता है, क्या है सुनिएगा जरा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन बिहार, और ये सारी की सारी बातें, सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर क्या हो जाते हैं? डॉक्टर किशन सिंह हो जाते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यहाँ के। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बिहार की बात करें तो अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर, क्या क्या बातें देखी हमने? मैंने कहा पहले चीफ मिनिस्टर तो आपके डॉक्टर किशन सिंह हो गए। मैंने कहा पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर तो आपका अब्दुल गफूर हो गए। फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी हो गई, या राबड़ी देवी के नाम से जिनको जाना जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलतराम। अच्छा, पता है एक समस्या कहां होती है? समस्या होती है जैसे आप गूगल पर डायरेक्टली डालते हो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो वो उस समय के देता है ब्रिटिश टाइम के, लेकिन मैं बात करूं ब्रिटिश टाइम के कैसे? जैसे मैंने कहा 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बिहार से, झारखंड को तो 2000 में किया गया। तो जब उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से, तो बिहार के गवर्नर बने। लेकिन मैं आपको करा रहा हूं आजादी के बाद में, तो 15 अगस्त 1947 के बाद में कौन देखने को मिलते हैं? जयराम दास दौलतराम। जब आप सर्च करोगे कि 1947 के बाद में, तो जयराम दास दौलतराम देखने को मिल जाएंगे। अगला देखो, बिहार की पहली महिला जज। अब बिहार की पहली महिला जज की यदि हम बात करें तो रेखा दोषित देखने को मिलेंगी। कौन सी? रेखा दोषती यहां पर देखने को, दोषित नहीं दोस्ती है ये, दोषिती देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट जज ऑफ बिहार, तो फर्स्ट जज ऑफ बिहार सर एडवर्ड देखने को मिलेंगे आपको। बिहार के पहले जज सर एडवर्ड हो जाते हैं। फर्स्ट असेंबली स्पीकर बिहार के पहले असेंबली स्पीकर आपको राम दयालु सिंह देखने को मिलेंगे। अच्छा, बिहार में यदि बात करें आपसे बिहार की विधानसभा और विधान परिषद की बात करें, तो बिहार की विधानसभा में 243 सीटें और बिहार की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। बिहार की विधानसभा में, बिहार ही इसका पूरा नाम था, वैसे पुराना नाम था, जो बिहार है या बिहार है, तो बिहार की विधानसभा में 243 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अगला क्या है? अगला है फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर। विधानसभा के तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है आपका काउंसिल। अगर यहां पर परिषद के पूछे तो राजीव रंजन प्रसाद हो जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर कह लो, या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष कह लो। बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? बोध गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपसे जब पूछेगा कि बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बोध गया। आपको पता है ना, गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है। बताओ चीजें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं? चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं? आ जाओ जरा शुरू करते हैं नेक्स्ट। अच्छा चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले गौतम बुद्ध जी की, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार की धरती है, ये बिहार हुआ करता था। ये आपका गौतम बुद्ध जो थे जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की थी, उस बौद्ध भिक्षुकों के, बौद्ध अनुयायियों के घूमने का, भ्रमण करने का जो स्थान था उसी को बिहार कहते हैं। और बोध गया हो गया, या हम बार बार बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बुद्धिज्म की। आइए जरा, वैसे तो आप इसको इतिहास में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं बुद्धिज्म से संबंधित। सबसे पहली बात तो, जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं वो कौन हो जाते हैं, संस्थापक कौन हो जाते हैं? आप सभी को पता है, गौतम बुद्ध हो जाते हैं। जो गौतम बुद्ध हैं वही इसके फाउंडर हो जाते हैं। यदि गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। लाइट ऑफ एशिया का मतलब है एशिया का प्रकाश इनको कहा जाता है। दूसरी बात, अगर पूछे इनका बचपन का नाम, इनके पूछे बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, यहां से लिखना शुरू करते हैं, चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। इनके यदि बर्थ प्लेस की बात करें, तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यदि इनके पिताजी की बात करें, इनके फादर कौन हुआ करते थे? शुद्धोधन इनके पिताजी हुआ करते थे। नेक्स्ट यदि बात करें इनके माताजी की, इनकी मदर कौन हुआ करती थी? तो माताजी का नाम था माया या फिर महामाया। माया कह लो या महामाया कह लो, दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बात करें मौसी की, अभी बताऊंगा मौसी का जिक्र क्यों हो रहा है, तो मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, इन्हीं का पुत्र गौतम कहलाया, महाप्रजापति गौतमी। यदि वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था?
यशोधरा। यदि बात करें इनके पुत्र की, आप कहोगे सर इनके पुत्र भी थे, इन्हें तो कहा जाता है कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। जी हाँ, कर दिया था, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सुनो, इनके पुत्र भी थे। यदि इनके यदि इनके पुत्र की बात की जाए तो पुत्र का नाम था राहुल। अब सुनो कहानी क्या है। मैं बात कर रहा हूं आपका गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल के लुम्बिनी में राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शुद्धोधन। नेपाल के लुम्बिनी में राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था शुद्धोधन। तो शुद्धोधन राजा की कहानी बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। नेपाल के लुम्बिनी में राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। शुद्धोधन राजा के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, वो उनका खुद का बेटा जिसका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ नाम के पुत्र का जन्म होता है राजा के यहाँ पर। राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और जब राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप सभी को पता है ना, ऋषि वगैरह लोग आते थे, राजा के पुत्र वगैरह होता है तो आशीर्वाद देने आते थे, क्योंकि पता था राजा के यहाँ से फिर धन वगैरह भी मिलता था, तो उनसे अपना जीवन यापन सही चल जाता था। तो इनको आशीर्वाद देने के लिए वगैरह ऋषियों को या ये राजा लोग भी लेके जाते थे बच्चों को ऋषियों का आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो एक बार की बात है कि इनके यहाँ पर कुछ ऋषि पधारे थे, तो राजा साहब ने कहा देखो जी ये मेरा पुत्र हुआ है, कृपया अपना आशीर्वाद इस पुत्र को दीजिए। तो जब राजा साहब ने अपना जो है पुत्र दिखाया ऋषियों को, तो ऋषि ने देख करके आश्चर्यचकित होकर के कहा कि हे राजन, आपका जो ये पुत्र है आगे चल करके या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा जिसका चारों तरफ नाम होगा। राजा खुश हो गया कि मेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, इतना बड़ा राजा बनने वाला है कि चारों दिशाओं में नाम होगा। मजा आ गया भाई ये तो। लेकिन ऋषिवर बोले सुनो, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। ये सब कुछ छोड़ करके एकदम मोक्ष की मार्ग पर निकल जाएगा और ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। इन दो में से ये बनने वाला है। तो राजा को काफी दुख हुआ कि साधु बन गया तो मेरा एक इकलौता पुत्र अगर ये साधु बन गया तो फिर क्या होगा। राजा ने कहा मैं तो इसको राजा ही बनाऊंगा। आपका जो शुद्धोधन थे इन्होंने कहा मैं तो इसको राजा ही बनाऊंगा, इसको साधु बनने ही नहीं दूंगा। अरे साधु तो तब बनेगा ना जब इसको जीवन में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगी, ये साधुओं से मिलेगा नहीं, मैं तो इसको राजा ही बनाऊंगा। तो राजा ने इस तरीके से पालन पोषण किया अपने बच्चे का कि उसको कभी भी कोई दुख दर्द पीड़ा हुई ही नहीं। दुख मतलब समझ रहे हो आप, एक प्रकार से जो ये सिद्धार्थ नाम का लड़का था आगे चल करके गौतम बुद्ध बनेंगे। सिद्धार्थ मतलब समझ जैसे उनका गर्म जैसा फील हो रहा है, बुखार आने वाला है, 10-15 डॉक्टर आगे जाकर के उनके फटाफट से ये लो चलने के लिए एकदम फूल बिछा दिए गए ताकि जो है पैरों में दिक्कत ना हो जाए। दुख दर्द पीड़ा कष्ट कैसा होता है पता ही नहीं है सिद्धार्थ जो लड़का था उसको, क्योंकि राजा ने कहा था मुझे तो इसको राजा बनाना है, साधु बनने नहीं देना है। अच्छा दूसरी तरफ क्या है, इनकी जो माता जी थी, माता थी जो माया या महामाया, इनकी 7वें दिन ही सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी डेथ हो गई थी। और जब इनकी डेथ हो गई थी तो फिर पालन पोषण किसका किया, किसने किया सिद्धार्थ का, तो सिद्धार्थ का पालन पोषण किया इनकी मौसी ने। और मौसी का नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। और गौतमी का पुत्र ही तो गौतम कहलाया, गौतमी का पुत्र ही तो गौतम कहलाया। तो महात्मा बुद्ध जो हैं इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध इसीलिए कहलाए क्योंकि इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया था, इनकी मौसी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी, और गौतमी का पुत्र ही बेसिकली आपका गौतम कहलाया। नेक्स्ट यदि बात करें इनका कुल कौन सा हुआ करता था, यदि कुल की बात की जाए, क्लैन की बात की जाए, तो जो क्लैन होता था, जो कुल होता था उसका नाम था शाक्य। क्या नाम था, शाक्य। इसीलिए शाक्य कुल का एक व्यक्ति, शाक्य कुल का एक पर्सन मुनि बन गया तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करें तो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा, और जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। और कितने प्यार से रखा गया था सिद्धार्थ को ये आपने अभी देख ही लिया। तो लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 27 28 29 साल के जब हो गए, अब तो घर भी बच चुका है, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, घर गृहस्थी बच चुकी है, 29 साल का सिद्धार्थ हो चुका है। तो राजा जो थे शुद्धोधन उन्होंने कहा अब कहां ये साधु बनेगा, अब इतने मोह में इसको, इतने कह सकते हैं ना आराम से रहने की आदत पड़ चुकी है, अब ये साधु नहीं बनेगा, अब तो ये राजा ही बनेगा। और जब ये राजा बनेगा तो इसको अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए, अपनी प्रजा के बारे में पता होनी चाहिए, तभी तो ये बेहतर राजा बन पाएगा। तो इसको राज्य भ्रमण पर भेजा गया, अपने पुत्र को राज्य भ्रमण पर भेजा। और जब राज्य भ्रमण पर भेजा पहली बार ये एक सेकंड, पहली बार ये राज्य में अपने महल से बाहर जा रहे हैं। और जब महल से बाहर जा रहे हैं पहली बार सिद्धार्थ, तो इन्होंने जाकर के क्या देखा, इन्होंने जाकर के आगे देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके झुर्रियां आ रखी हैं। तो इसने अपने सारथी से पूछा ये कौन है,
मैंने कहा ये कौन है का क्या मतलब, इंसान है और कौन है, यानी कि कौन है, ऐसा कैसे है, कि ऐसा क्या मतलब है, बूढ़ा व्यक्ति है वो, जब बुढ़े हो जाते हैं हम तो हमारा शरीर ऐसा ही हो जाता है, हम थोड़ी ना हर समय चमकते धमकते रहेंगे। अब ये तो राजकुमार थे, ये तो भाई सब समझ रहे हो, सुबह शाम तक कम से कम 1-1.5 किलो फ्रूट खा जाते थे। सिद्धार्थ, मैं गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम बुद्ध बनेंगे अभी आगे चल करके, मैं सिद्धार्थ नाम के लड़के की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा बूढ़े, ये कौन होता है कि सबको बूढ़ा होना है, शौक लगा। आगे चल करके देखा एक बीमार व्यक्ति है जिसको कोढ़ निकल रखा है, जिसको फुंसियां हो रखी हैं। उन्होंने कहा ये कौन है, कि ये बीमार व्यक्ति है, कि बीमार, कि हाँ इसको बीमारी हो रखी है, कोढ़ हो रखा है, कि बीमारी क्या होती है। अब भाई साहब सिद्धार्थ ने थोड़ी ना बीमारी देखी है, मैंने कहा ना इतने प्यार से रखा गया है, कभी कोई कष्ट पीड़ा हुई नहीं है, बीमारी क्या होती है पता ही नहीं है। थोड़ी दूर आगे जाकर के देखा कि एक आदमी को 4 कंधे पर उसकी डेथ हो रखी थी, मौत हो रखी थी, उसको 4 लोग कंधे पर रख करके शमशान घाट लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा ये क्यों ले जा रहे हैं, ये ऊपर क्यों लेटा हुआ है, इन लोगों के कंधे पे क्यों लेटा हुआ है ऐसे करके, कि लेटा नहीं है, ये मर गया है। कि मरना, कि हाँ मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब सिद्धार्थ को क्या पता मृत्यु क्या होती है, उन्होंने कहा मृत्यु क्या होती है, कि अरे सबको मरना है, हमको तुमको सबको, कि हमको भी मरना, ऐसे काले जन जलाने के लिए, किसको जला देंगे, हमको भी जला दिया जाएगा। और भाई साहब ये क्या हो गया, पहले झुर्रियां देख ली, उसके बाद में कोढ़ वाले व्यक्ति को देख लिया, बीमार भी होते हैं और यहाँ पर जलाने ले जाने, मर भी जाते हैं, अब क्या होगा इसका, इसको जला देंगे। ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है। थोड़ी दूर जब आगे चले तो आगे एक साधु आराम से अपना जो है मजे में जा रहा था। तो देखिए ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना खुश खुश जा रहा है, इसको कोई दुख नहीं है क्या। तुमने कहा वो पागल है, दुखी है, वो बीमारी से दुखी है, वो बुढ़ापे से दुखी है, उसके घर में डेथ हो गई है तो वो लोग रोते हुए जा रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है जो इतना मजे में जा रहा है। उसने कहा ये तो साधु है, कि इसको कौन सा दुख है, यानी कि इसको कोई दुख नहीं है, ये दुख दर्द सब त्याग चुका है, ये त्याग चुका, इसको कोई दुख नहीं है। अब ये कैसी बात हो गई। तो सिद्धार्थ के मन में यहां पर क्वेश्चन आया कि दुख होता क्या है, दुख होता क्यों है, और दुख का निवारण क्या है। क्या समझे, दुख क्या होता है, दुख क्यों होता है, और दुख का निवारण क्या है, हम दुख से दूर कैसे हो सकते हैं। अब इसका तो आंसर चाहिए। ये घर चले गए, घर जाकर के नींद ना आए, क्या किया जाए। इन्होंने कहा भाई साहब क्या किया जाए। पूछताछ करने पे पता चला कि तुमको साधु बनना पड़ेगा, साधु लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान से अपनी लीन, या कह सकते हैं कि साधना करते हैं तो उनको फिर ज्ञान मिलता है, तब जाकर के उन्हें पता चलता है दुख वगैरह क्या होता है। साधु बनना पड़ेगा। इन्होंने कहा मैं साधु बनूंगा। अब वैसे तो बनने नहीं देते, यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा में इनको रखा जाता था। इन्होंने रात को घर छोड़ दिया 29 साल की एज में। आपसे पूछा जाता है कि जो बुद्ध थे, बुद्ध ने कितने ईयर्स की एज में गृह त्याग किया था, तो एट द रेट 29 ईयर्स, 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। और जो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करने के बाद में इनके द्वारा पहने गए कपड़े साधु वाले, और जो साधु वाले कपड़े पहने गृह त्याग करके, इसी को महाविनिष्करण बोला जाता है। इसके बाद किसी ने कहा ऐसे ही कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको बनाने होंगे अपने गुरु, जो गुरु होंगे वही तुमको बताएंगे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान से कैसे मिल सकते हो आप, भगवान से कैसे मिल सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बुद्ध के द्वारा फिर गुरु बनाए गए, और इन्होंने जो फर्स्ट गुरु बनाए, अपने जो पहले गुरु थे, जो फर्स्ट गुरु थे, वो बनाया गया अलार कलाम को। किसको बनाया गया, अलार कलाम। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके पहले गुरु कौन थे। इनके पहले गुरु थे भाई साहब आपके अलार कलाम। इन्होंने साधना की वहां जाकर के, और साधना करने के बाद में लेकिन ज्ञान नहीं मिला, नहीं पता चला दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, कष्ट पीड़ा क्या होती है। तो किसी ने कहा ऐसे का पता नहीं चलने वाला है, आपको तो अपने शरीर को जितना ज्यादा दुख दोगे, जितना ज्यादा कष्ट दोगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब जाओगे, और तब आपको पता चलेगा दुख दर्द क्या होता है। इन्होंने कहा यार ऐसा क्या किया जाए, हठ योग करना पड़ेगा। तो किसी ने बताया हठ योग करना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट दो जितना दे सकते हो। तो इन्होंने कष्ट देना शुरू कर दिया। 3-4 लोग और भी आ गए इनके साथ में, और ये 4-5 लोग मिलकर के कष्ट देना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं हठ योग किया इन्होंने। हठ योग में खाना पीना छोड़ करके, हठ योग किया, खाना पीना छोड़ करके अपने शरीर को कष्ट देने लग गए। और जब ये कष्ट देना इन्होंने शुरू किया, हठ योग किया, तो एक दिन की बात है, शरीर को खाना पीना छोड़ रखा था। तो एक दिन ये नहा रहे थे, नहाते नहाते नदी में डूबने लगे, और नदी में जब डूबने लगे तो एक सुजाता नाम की लड़की थी, उसने इनको बचाया। सुजाता नाम की लड़की थी, उसने इनको बचाया, और फिर इनको खीर बना करके, दूध और चावल की खीर बना करके खिलाई। आपसे पूछ लेता है कि खीर किसके द्वारा खिलाई गई थी, तो गौतम बुद्ध को सुजाता नाम की लड़की ने, जब ये हठ योग कर रहे थे उसके बाद में खीर खिलाई थी।
थी। और खीर इन्होंने खाई, उसके बाद इन्होंने हटिया को छोड़ दिया और फिर ये वहां से निकल गए और निकल करके ये पहुंच गए गया बिहार में। तो जो बिहार में गया पड़ता है ये वहीं पहुंच गए थे। और गया में जब ये लोग पहुंच गए, मैं सिर्फ आपको स्टोरी समझा रहा हूं क्योंकि आप इसको इतिहास के पन्नों में जब आप इतिहास पढ़ोगे तो और डिटेल में इसको जानोगे, एक वर्ड टू वर्ड क्या क्या हुआ था। मैं तो एक हल्का सा संदर्भ आपको बता रहा हूं कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गया। तो जो गया पड़ता है बिहार में, ये यहां पर पहुंच गए। और गया बिहार में जो निरंजना नदी है, आप बताओगे जो मैंने नदियां कराई हैं निम्न में से कौन सी नदी को निरंजना नदी कहते हैं? तो जो निरंजना नदी है, निरंजना रिवर है, जो निरंजना नदी है, इसी के तट पर जाकर के, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जब इन्होंने तप किया, तपस्या की, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट होता है, एनलाइटनमेंट इनको होती है ज्ञान की प्राप्ति, या फिर जिसको बोलते हैं हम एनलाइटनमेंट। कितने साल में? 35 इयर्स की एज में। तो 35 साल की एज में इनको एनलाइटनमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्हें पता चलता है कि दुख दर्द क्या होता है। इसके बाद ये गया से निकल जाते हैं। अच्छा, जिस दिन इनको एनलाइटनमेंट हुआ उसी दिन तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, हर साल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना, उस दिन जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ये यहां से निकल गए और आगे चल करके इनको वो लोग मिले जो 4-5 लोग इनके साथ हटियो कर रहे थे। इन्होंने पूछा भाई तुमको मिल गया ज्ञान? नहीं मिला कि चलो कोई बात नहीं, यहीं बैठो, मैं तुमको ज्ञान देता हूं। तो सारनाथ यूपी में, कौन सी जगह थी? सारनाथ यूपी। तो सारनाथ यूपी में इनके द्वारा पहली बार सरमन दिया गया, फर्स्ट सरमन। और सरमन का मतलब क्या हो जाता है? उपदेश। तो पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ यूपी में दिया था। और इसी पहले उपदेश को ही बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद में आ गए, इन्होंने अपना संघ बना लिया। आनंद इनके फेवरेट स्टूडेंट वगैरह हुआ करते थे। वो सारी बातें हैं वो आप इतिहास में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी डेथ कहां पर हुई थी, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहां पर पड़ता है? यूपी में। तो जो कुशीनगर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको देखने को मिल जाता है। आपसे पूछता है जो गौतम बुद्ध थे, आपसे पूछता है जो ये गौतम बुद्ध थे, इनके सारथी, इनके जो सारथी एवं घोड़ा था, सारथी एवं घोड़ा जो था उसका नाम क्या था? तो भाई साहब इनके सारथी एवं घोड़े का नाम था चन्ना, चन्ना एवं कंथक। चन्ना मेरे यहाँ, चन्ना एवं कंथक इनके सारथी और घोड़े का नाम हो जाता है। क्लियर है? समझ में आई कहानी कुछ कुछ? और जो इनकी डेथ हुई थी इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर बात करें कब हुई थी तो ये हुई थी 483 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। डेथ कब हुई थी? 483 बीसी में। यदि जन्म पूछे तो 563 बीसी में, यदि जन्म पूछे तो 563 बीसी में हुआ था। और यदि मृत्यु पूछे तो 483 बीसी में हुई थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। समझ आई कहानी? कहानी समझ आई भाई सब? कुछ कुछ बातें थी गौतम बुद्ध से संबंधित। क्या क्या बातें थी? इनका जन्म आपको पता है लुम्बिनी में देखने को मिलता है 563 बीसी में, है ना, लुम्बिनी नेपाल में। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, शुद्धोधन पिताजी का नाम था, मम्मी का माया या महामाया नाम था, मौसी का प्रजापति गौतमी था, वाइफ का यशोधरा था, पुत्र का राहुल था। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से और एशिया के प्रकाश के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा चलो मैं इनको याद करने की एक लाइन बताता हूँ आपको। लुट गया, आप ऐसे कर सकते हो, लुट गया शुद्धोधन, शुद्धोधन युद्ध में, लुट गया सारनाथ, सारनाथ करो, लुट गया सारनाथ युद्ध में खुशी खुशी, खुशी खुशी। तो लुट गया सारनाथ युद्ध में खुशी खुशी। अब देखो क्या क्या बन गया। लुट से देखेंगे आप बन गया लुम्बिनी। और यदि मैं लुम्बिनी की बात करूं तो लुम्बिनी में हुआ था
जन्म, गया से क्या हो गया, गया से गया, और गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति कह लो या फिर आप एनलाइटनमेंट कह लो, वो हुआ था। यदि मैं बात करूं सारनाथ की, तो सारनाथ जो यूपी में पड़ता है, वहां पर क्या हुआ था, फर्स्ट सरमन डिलीवर किया गया था, पहला उपदेश दिया गया था। युद्ध से बात करूं शुद्ध, और शुद्ध से बना शुद्धोधन, और यदि शुद्धोधन की बात करें तो ये कौन हुआ करते थे, ये आपका गौतम बुद्ध के पिता हुआ करते थे। मैं से माया या फिर महामाया, माया और महामाया, माया या महामाया कौन थी, माता थी। नेक्स्ट बात करें खुशी, खुशी से क्या हो जाएगा, कुशीनगर, और कुशीनगर में क्या हुआ था, मृत्यु, मृत्यु 483 बीसी कह लो यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको 563 बीसी कह लो। समझ आ गई, कोई दिक्कत? तो इन्हीं, और जो ये इसके बाद में इनके अनुयायी हुए, वो जो विहार करते थे, वो जो भ्रमण करते थे जिस एरिया में, उसी को विहार कहा गया, और विहार से ही बिहार बना। अच्छा, इनके द्वारा जो संघ बनाया गया था उसमें कुछ पुस्तकें भी थी, जो पुस्तकें थी उनको त्रिपिटक के नाम से जानते हो। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तकें, बुद्धिज्म के 3 पिटक हैं त्रिपिटक। मैं बात कर रहा हूं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म की 3 पुस्तक आपको देखने को मिलती हैं जिनको त्रिपिटक कहते हैं। वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, एक तो हो जाता है सुत्त पिटक, क्या हो जाता है, पिटक मतलब पुस्तक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध मठ में रहने के नियम, कायदा कानून, बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियां और उनसे संबंधित बातें लिखी हुई हैं। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हो जाते हैं। त्रिपिटक मतलब बौद्ध धर्म की किताबें, ठीक है ना। तो ये हो जाती हैं बुद्धिज्म की किताबें। तो आज हमने इस वीडियो में कई सारी चीज़ों पर चर्चा करी, जैसे कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देखी, फर्स्ट इन बिहार देखा, हमने बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, उसके बॉर्डर्स के बारे में देखा, रिवर सिस्टम के बारे में देखा, नेशनल पार्क्स के बारे में देखा। ये कुछ कुछ बातें हो गई, और बुद्धिज्म के बारे में देखा। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि बिहार काफ़ी बड़ा स्टेट है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम देखने वाले हैं बिहार के, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। उसमें हम पहली बात तो बिहार में जो लेक्स हैं उन लेक्स के बारे में देखेंगे, बिहार की ट्राइब्स के बारे में देखेंगे, बिहार के फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे, बिहार के डांसेस के बारे में देखेंगे, एंड सो ऑन। मतलब समझ लो, कुछ जो भी बातें हैं वो सारी बातें अभी हम देखने वाले हैं बिहार से संबंधित। और जो मिसलेनियस है सीधा सीधा कर लीजिए, कुछ भी बातें, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की बात करने वाले हैं। तो बिहार से संबंधित अभी बहुत सारी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें आपको बची हुई सारी इंफॉर्मेशन बिहार की देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाकी आप बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप बताएंगे कैसी लगी, ठीक है। चलिए, और अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर बेकार लगी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है आप सभी के लिए। तो यहाँ से रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए। बाकी आपका ये छोटा या बड़ा भाई जैसा भी माने, आपके लिए हमेशा इस प्रकार का कंटेंट लाता रहेगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए करियर विल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।